अब आपको जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं वो कैसे आर्किटेक्चर्स के होते हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होता है, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पढ़े होंगे, वो प्रोसेसेस होता है। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस होता है। जैसे कि एक वेब ब्राउज़र हो गया, वो एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस में काम करता है कंप्यूटर के अंदर। कोई एक एक व्हाट्सएप डेस्कटॉप जो हो गया वो एक प्रोसेस है। अगर वो फ़ोन में भी एक व्हाट्सएप ऐप है वो भी एक प्रोसेस है। जब वो चलता है, जब वो एक प्रोग्राम चलता है कंप्यूटर के अंदर, वो एक प्रोसेस होता है। जो प्रोसेसेस एक कंप्यूटर के अंदर होता है तो वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक हो गया शेयर्ड मेमोरी, एक हो गया मैसेज पासिंग, आप सॉकेट्स यूज कर सकते हैं। जब वो प्रोसेसेस अलग अलग कंप्यूटर्स पे चलते हैं, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर पे एक प्रोसेस चल रहा है और आपके कंप्यूटर पे और एक प्रोसेस चल रहा है, तो अगर वो दो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ बात करना चाहेंगे तो वो एक नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो आपके घर का जो कंप्यूटर है वो शायद एयरटेल के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप शायद बैठे हैं दिल्ली में, मैं हूं भुवनेश्वर में। मेरा जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है बीएसएनएल के थ्रू इंटरनेट से, और भुवनेश्वर से लेके दिल्ली तक बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू इंटरनेट का ट्रैफिक फ्लो करता होगा। तो मेरे कंप्यूटर में अगर एक प्रोसेस चल रहा है, वो आपके कंप्यूटर के एक प्रोसेस के साथ अगर बात करना चाहे तो वो कैसे बात करेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे अभी। तो उसमें भी पीयर टू पीयर हो सकता है। आपका प्रोसेस मेरा प्रोसेस सेम लेवल का है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पावर है, मेरे पास ज़्यादा पावर है और आप मेरे पास आके बोलेंगे, रिक्वेस्ट करने को मुझे ये वाला फाइल चाहिए मुझे। तो ये भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे एक वेब सर्वर चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे वेब पेजेस होस्टेड हैं और मैं क्लाइंट हूं और आपके पास जा रहा हूं, बोल रहा हूं कि मुझे ये वेब पेजेस चाहिए, उसके इमेजेस चाहिए, उसके वीडियोस चाहिए, मुझे दिखाना है मेरे वेब ब्राउज़र में। ये भी हो सकता है। आगे जाके हम लैब्स में देखेंगे कि कोई एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस के साथ बात करना चाहता है तो वो सॉकेट्स यूज करता है। सॉकेट्स, ये सॉकेट्स क्या होता है? ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। ये प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है, ये बताता है कि देखो तुमको क्या चाहिए, तुमको टीसीपी वाले सर्विसेज चाहिए या यूडीपी वाले सर्विसेज चाहिए। बस ब्रीफ में बताता हूं, टीसीपी में आपको रिलायबिलिटी मिलता है, यूटीपी में आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलता लेकिन आपको स्पीड मिलता है। और ये सेम वीडियो में आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है। तो अब प्रोग्रामर हो और आप बताओगे ओएस को मुझे एक सॉकेट दो, जैसे कि वॉल में आपका सॉकेट होता है ना, जिसमें कि आप चार्जर इंसर्ट करते हैं, कि कोई एक लैपटॉप उस पर चलाते हैं या कोई अपने हीटर चला दिया या टेबल फैन चला दिया, सॉकेट होता है। तो सॉकेट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है और वो सोलर से आ रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आ रहा है कि न्यूक्लियर से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सॉकेट में अपने प्लग डाला और आपको पावर मिलना शुरू हो गया। ये सेम चीज यहां पे भी है। एक प्रोग्रामर है आप, आपको बस एक सॉकेट बनाना है और वो सॉकेट को एक आईपी एड्रेस देना है कि चलो ये हो गया ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, और आपको एक पोर्ट बताना है। जैसे कि हमने टीसीपी आईपी स्टैक में देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट्स दिए जाते हैं, तो आप एप्लीकेशन लेयर में बैठे हो, आप ट्रांसपोर्ट लेयर में एक सॉकेट बना रहे हो। तो यू आर सिटिंग इन द एप्लीकेशन लेयर एंड यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपने एक सॉकेट बना दिया और सॉकेट को आपने दे दिया आईपी एड्रेस और एक पोर्ट और एक प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? टीसीपी नहीं तो यूडीपी। तो ये सॉकेट को ये तीन चीजें जब बता दिए, इसके बाद हम ये सॉकेट को यूज करके डेटा भेज सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई एक सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो सॉकेट है उसका अगर ये डिटेल हमें पता है कि उसका आईपी क्या है, हमें पता है उसका पोर्ट क्या है और उसका जो प्रोटोकॉल क्या है हमें अगर पता है, तो हमारा सॉकेट
उस सॉकेट के साथ बात कर सकता है। और वो मैसेजेस कैसे टीसीपी या यूडीपी प्रोसेस करेगा, वो नेटवर्क लेयर में कैसे जाएगा, वो फिजिकल लेयर में कैसे जाएगा, फिर वो इंटरनेट में राउट होते होते राउटर टू राउटर कैसे जाके दिल्ली में जाके आपके पास पहुंचेगा, मेरे पास भुवनेश्वर से, ये उस प्रोग्रामर को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस सॉकेट बनाएगा, ओएस को बोलेगा कि ये है मेरा आईपी, ये है मेरा पोर्ट और ये है मेरा प्रोटोकॉल, और हमको जिससे बात करना है उसका डिटेल है ये है उसका आईपी, पोर्ट और प्रोटोकॉल। बस अगर दोनों का प्रोटोकॉल मैच करता है, दोनों टीसीपी पे चल रहे हैं या दोनों यूडीपी पे चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना सोचे कि जो नीचे के जो लेयर्स हैं वो कैसे ये डेटा और ये कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा और ये जो पोर्ट नंबर्स के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए यहां पे आ गया आपका नेटवर्क लेयर और ये है आपका आईपी एड्रेस। आपके आईपी एड्रेस पे बहुत सारे पैकेट्स आ सकता है, बहुत सारे पैकेट्स आ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो सारे पैकेट्स एक ही एप्लीकेशन के लिए आ रहे हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक वेब सर्वर चल रहा है और एक मेल सर्वर चल रहा है, और आप कुछ वेब पेजेस को सर्व कर रहे हैं। कोई आके बोल रहा है क्लाइंट मुझे ये वेब पेज दे दो, तो आपने उसको दे दिया। मेल सर्वर भी चल रहा है जिसमें कि आपके पास मेल्स आ रहे हैं और वही कोई क्लाइंट आके बोल रहा है कि मुझे मेरे मेल्स देखने हैं, तो मुझे मेरे मेल्स दो, वो भी है। ये दोनों एप्लीकेशंस यहां पे चल रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे। ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर, ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये हो गया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, और वो जो होते हैं वो रिक्वेस्ट होते हैं कि वो वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, मेल सर्वर के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, वो सारे के सारे नेटवर्क लेयर होके ही तो आएंगे ना। लेकिन टीसीपी क्या करेगा, उसको कैसे पता चलेगा? आईपी ने उसका आईपी एड्रेस वेरीफाई करके डीकैप्सुलेट करके टीसीपी लेयर को उसके सेगमेंट्स दे दिए। तो टीसीपी अब क्या करेगा, देखेगा कि चलो तुम्हारा जो डेस्टिनेशन पोर्ट है अगर वो 80 है तो मैं उसको वेब सर्वर वाले एप्लीकेशन में भेजूंगा। अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन पोर्ट है वो है अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन पोर्ट है वो अगर हो गया पोर्ट नंबर 25, तो मैं उसको मेल सर्वर पे भेजने वाला हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग। बहुत सारे चीजें यहां पे आईपी में आ रहे हैं, और ये टीसीपी क्या कर रहा है, पोर्ट्स को देख रहा है ताकि वो करेक्ट सेगमेंट को करेक्ट एप्लीकेशन के पास भेज सके। ऐसा नहीं है कि मेल सर्वर के पैकेट्स वेब सर्वर के पास जा रहा है और वेब सर्वर का पैकेट मेल सर्वर के पास जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता है जब वेब सर्वर एक रेस्पॉन्स भेजेगा, मेल सर्वर भी रेस्पॉन्स भेजेगा, दोनों जाएंगे टीसीपी के पास। वो क्या करेगा, दोनों को लेगा, अलग अलग सेगमेंट्स बनाएगा और उसको नीचे आईपी के लेयर को दे देगा। बहुत सारे अलग अलग जगहों से सेगमेंट्स को लेके एक ही आईपी के मैकेनिज्म के थ्रू देना, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ताकि ऊपर के लेयर के जो 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 प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को लेके अब नीचे के लेयर को दे रहे हैं, और वो सबको एक प्रोटोकॉल में प्रोसेस करके आईपी हो गया करके उसको आगे भेज रहा है, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग उसका उल्टा हो गया कि नीचे के प्रोटोकॉल लेयर से आईपी में बहुत सारे पैकेट्स आ गए, अपने ऊपर के लेयर को दिया टीसीपी को, टीसीपी फिर कोई एक चीज को देखेगा, जैसे कि यहां पे हो गया डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर उसको देख के अलग अलग जगह को उसको भेजेगा, उसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल अगर आप लिखने को बैठे तो उसमें आप क्या क्या बनाएंगे? तो इसमें आप मैसेजेस भेजते हैं, वो तो हमको पता है कि एप्लीकेशन लेयर में मैसेजेस भेजा जाता है। तो आप मान लीजिए ये कितने तरह के मैसेजेस होंगे, रिक्वेस्ट हो सकते हैं, रेस्पॉन्स हो सकते हैं, उसके जो 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 स्ट्रक्चर है कि रिक्वेस्ट मैसेज में कौन से चीज़ें जाएंगे, वो फील्ड्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कौन से फील्ड के बाद आएगा, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। वो फील्ड के जो मतलब होते हैं, जो सिमेंटिक्स होता है कि कौन से फील्ड का काम क्या है, वो भी आपको डिसाइड करना है। और कब कौन सा मैसेज भेजना है कि एक रिक्वेस्ट आया तो रेस्पॉन्स में क्या जाना चाहिए, रेस्पॉन्स आया तो फिर से उसके ऊपर कोई और एक रिक्वेस्ट बनाना चाहेगा तो वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो भी आपको डिसाइड करना है। अगर ये आप एक आरएफसी में डालते हैं, जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स होता है कि आप आरएफसी बना,
कमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करें दूसरे लोगों को, तो वो कमेंट्स देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको हटा दो, इसको डाल दो, तो वो सब एक्सेप्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ता है, कि मैंने जो प्रोटोकॉल बनाया वो पूरे दुनिया में सबको पता है कि उसमें क्या चल रहा है, कि कोई और भी अगर वो प्रोटोकॉल को यूज करके एक प्रोग्राम लिखे, मैं अगर एक मैसेज बनाऊं और वो नेटवर्क को यूज करके उसको भेजूं, तो उसका एप्लीकेशन भी उसको समझ सकता है, क्योंकि उसने भी वो सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया है। तो वो पब्लिक डोमेन के प्रोटोकॉल्स हो गए, क्योंकि सबको पता है उसके बारे में। वो हो गया HTTP, SMTP, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये पब्लिक डोमेन के प्रोटोकॉल्स हैं। आप खुद के प्रोटोकॉल्स बना सकते हो, जैसे कि हम लैब में बनाएंगे, मैसेज भेज दिया 2+2 क्या है, तो वो 4 करके भेजेगा। तो ये तो खुद का आपका टॉय प्रोटोकॉल हो गया, इसमें कोई दुनिया भर के लोगों को मानने की जरूरत नहीं कि कैसे काम करता है, क्या करता है। तो वो भी आप बना सकते हैं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं कि वो कैसे काम करता है। वो आपका प्रोप्राइटरी सीक्रेट प्रोटोकॉल हो गया, वो पब्लिक नहीं होता। ये जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेल्प लेते हैं। ये तो हमको पता है कि HTTP हो गया, वो TCP यूज करेगा। जो लेटेस्ट HTTP 3 है, जो कि QUIC क्विक प्रोटोकॉल को यूज करता है, वो UDP यूज करता है। तो जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विसेज को यूज करता है। ये जो एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है, इसके कुछ नीड्स होते हैं, कुछ जरूरतें होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को चूज करेगा कि उसको TCP यूज करना है कि UDP यूज करना है कि क्या यूज करना है, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर में है वो सारे सर्विसेज नहीं देते हैं। तो कुछ कुछ एक्सक्लूसिव कैपेबिलिटीज हैं उनमें, जो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल देखेगा कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा। तो क्या क्या हो सकता है कि एप्लीकेशन लेयर को अगर हम पूछें कि अगर डेटा लॉस होता है तो वो चलेगा। फोन पे बात कर रहे हैं, ऑडियो है, कुछ डेटा अगर ड्रॉप हो गया चलेगा, शायद चलेगा। लेकिन अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फाइल चाहिए, डेटा ड्रॉप नहीं हो सकता। तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइमिंग हो गया, गेम्स खेल रहे हो, तुमने अपने ओपोनेंट को मान लो धक्का लगाया, तो वो ओपोनेंट को जाके दिखना चाहिए ना कि जो कि जाके दिल्ली में बैठा है, यहां से 2000 किलोमीटर दूर, उसको तुरंत दिखना चाहिए। 2-4 सेकंड के बाद दिखेगा तो वो गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। तो वो टाइमिंग सेंसिटिव है तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर, ये पूछ सकते हैं। जो बैंडविड्थ है, कोई मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए। अगर मान लो वीडियो कॉल कर रहे हो, एक मिनिमम बैंडविड्थ अगर ना मिलता तो वो वीडियो कॉल काम नहीं करेगा, नहीं मिले तो वो भी पूछ सकते हैं। जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, अपने एक व्हाट्सएप जैसा है, उसको कोई बैंडविड्थ नहीं चाहिए, मैसेज भेजा तो वो कुछ बहुत ही कम बैंडविड्थ में जाके पहुंच सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चंस एप्लीकेशन लेयर के प्रोग्रामर को हम पूछ सकते हैं कि तुमको ये सब में क्या क्या चाहिए। तो यहां पे इस टेबल में आप देख सकते हो कि जब फाइल ट्रांसफर है उसमें डेटा लॉस नहीं हो सकता। बैंडविड्थ जो है वो इलास्टिक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, कम में भी हो सकता है, टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम सेंसिटिव नहीं है ये। ईमेल, उसमें लॉस टॉलरेट नहीं हो सकता, बैंडविड्थ इलास्टिक है, कम में चलेगा, ज़्यादा में चलेगा, टाइम सेंसिटिव नहीं है, ईमेल भेजा 1-2 मिनट में पहुंचा तो भी चलेगा। वेब डॉक्यूमेंट्स वैसे ही हैं। जो ऑडियो वीडियो कॉल्स हैं वो डेटा लॉस टॉलरेंट हैं। कुछ अगर फ्रेम्स वीडियो के ड्रॉप हो गए या कुछ सेकंड अगर ऑडियो का ड्रॉप हो गया तो चलेगा, लेकिन उसका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है। अगर बैंडविड्थ नहीं है एक मिनिमम, तो ऑडियो वीडियो कॉल नहीं हो सकता, और वो टाइम सेंसिटिव भी है। 100 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी है, डिले है तो चलेगा। मैंने यहां पे हाई बोला, वहां पे 5 सेकंड के बाद जाके पहुंच रहा है तो वो नेटवर्क वो यूज नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं इससे मेरा काम चलेगा नहीं। तो उस हिसाब से दूसरे सिचुएशंस भी है जो कि स्टेबल में है। तो हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स हैं, TCP, UDP, और ये बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। जो TCP होता है वो पहले एक कनेक्शन बनाता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन पहले बनता है, कनेक्शन होना जरूरी है। वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है कि डेटा अगर आपने भेजा तो वो गारंटेड है कि वो उस तरफ जाके पहुंचेगा। वो फ्लो कंट्रोल करता है कि इतने तेजी से भी डेटा ना भेजो कि जो रिसीवर है वो इतने तेजी से डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा।
अगर वो स्लो स्पीड में डेटा ले सकता है, अगर वो ओवरवेल्म्ड है कि उसके साथ बहुत सारे कनेक्शंस है, वो इतने तेजी से डेटा ले नहीं पा रहा, जो सेंडर है उसको वो बात पता चलेगा और वो जो जो सेंडिंग रेट है उसको वो कम कर देगा। तो फ्लो कंट्रोल टीसीपी में है, कंजेशन कंट्रोल भी टीसीपी में है। अगर वो नेटवर्क है, मान लो आपका सिटी है, अगर आपको 10 ऑटो में लोगों को भेजना है एक कोने से दूसरे कोने तक, अगर आपने एक ऑटो को भेजा और वो टाइम पे जाके नहीं पहुंचता, तो वो बोलेगा कि देखो अभी मत भेजो, अभी रास्ते पे बहुत कंजेशन है, अभी भेजोगे तो ऐसा है कि चलो तुम्हारे जो लोग हैं वो उस तरफ जाके पहुंच ही ना पाए, 5 घंटे लग सकते हैं, 3 मिनट के रास्ते के लिए 5 घंटा लग सकता है। तो आप क्या करोगे, नहीं भेजोगे। जो स्पीड है ऑटो भेजने का उसको आप कम कर सकते हो। तो नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है कि अगर राउटर्स और जो लिंक्स हैं वो इतना डेटा जा रहा है कि आपका जो डेटा है वो ड्रॉप ही हो रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा, तो अब क्या करोगे, आपका जो सेंडिंग रेट है उसको कम कर दोगे। तो फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? फ्लो कंट्रोल में देखा जाता है कि जो एंड में जो रिसीवर है वो कितने रेट में डेटा ले सकता है, अगर वो नहीं ले पा रहा तो आप कम करोगे। कंजेशन कंट्रोल में क्या है कि चलो वो कितने रेट में ले रहा है नहीं ले रहा है वो हमको फर्क नहीं पड़ता, जो 10 ऑटो जा रहे हैं वो वहां पे जाके, इतना बड़ा गराज है कि 10 के 10 ऑटो वहां पे पहुंच सकते हैं, रास्ते में अगर कंजेशन है फिर भी आपको स्लो करके भेजना है। तो वो है बेसिक डिफरेंस कंजेशन और फ्लो कंट्रोल में। लेकिन टीसीपी आपको कोई टाइमिंग, कोई मिनिमम बैंडविड्थ का गारंटी नहीं देता। तो टीसीपी आप यूज करोगे अगर आपको ये सारे चीजें आपको चाहिए। यूडीपी में क्या होता है, कोई कनेक्शन सेटअप नहीं होता, वो अनरिलायबल होता है, वो बस यूडीपी के सेगमेंट को लेके हम आईपी के पैकेट में डाल के भेज देते हैं, ये सोच के कि अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई रिलायबिलिटी नहीं होता, कनेक्शन सेटअप नहीं होता, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, टाइमिंग, बैंडविड्थ गारंटी ये भी नहीं मिलता। बैंडविड्थ और टाइमिंग गारंटी टीसीपी पे भी नहीं मिलता, यूडीपी पे भी वो नहीं मिलता। तो यूडीपी क्यों यूज करना है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रियल टाइम ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस हैं और भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि जो लेटेंसी होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, कि कनेक्शन सेटअप करना, कोई अगर पैकेट ड्रॉप हो गया तो उसको रीट्रांसमिट करना, वो सब के लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके लिए यूडीपी यूज किया जाता है कि थोड़ा सा लॉस टॉलरेट वो कर सकता है। इसमें देखिए ये यहां पे हो गया एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और यहां पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर के उनके नीड्स के हिसाब से कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं वो इसमें दिया गया है। जैसे कि ईमेल वो टीसीपी यूज करता है, जो एचटीटीपी वेबसाइट्स जो देखने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो टीसीपी यूज करता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एचटीटीपी है, एचटीटीपी 3 है, वो यूडीपी भी यूज करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करता है। जो स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया है, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब हो गया, वो इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता है। यूडीपी यूज भी कर सकता है क्योंकि अगर कुछ भी ड्रॉप हो गया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो समझ लेता है कि नहीं नहीं इसमें ये हुआ होगा, इसमें इसने ये कहा होगा, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन माइंड में होता है, तो वो हम ऊपर ऊपर से समझ जाते हैं कि इस वीडियो में ऑडियो में था क्या, अगर लॉस हो गया तो हम समझ जाते हैं। जो इंटरनेट टेलीफोनी है, जो व्हाट्सएप में अपने कॉल किया या स्काइप में कॉल किया, तो वो टिपिकली यूडीपी यूज करता है। यहाँ पे यूडीपी शाइन करता है क्योंकि वो लॉस टॉलरेंट है, लेटेंसी भी कम रहता है क्योंकि कनेक्शन सेटअप वगैरह करना नहीं पड़ता इसमें।